गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉलिड स्टेट का 10वां लेक्चर देखने वाले हैं। धीरे धीरे हमारे सॉलिड स्टेट के जो शुरुआत के बेसिक बातें होते हैं, थ्योरेटिकल जो होते हैं, जो एक लेग से आपको याद रखना पड़ता है, ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए, वो पार्ट आपका स्लोली ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग सॉलिड स्टेट के मेन पोर्शन में जाने वाले हैं, जो एक्चुअली मैथमेटिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, समझने वाले होते हैं, न्यूमेरिकल जहाँ से होते हैं, ऑब्जेक्टिव जहाँ से बनते हैं, वो सब पॉइंट होते हैं। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो सब थ्योरेटिकल ज़्यादातर था, लेकिन अब जो पॉइंट आएगा थ्योरी के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल का पोर्शन आते जाएगा। तो स्लोली हम लोग उसमें अब धीरे धीरे जानने की बातें करते हैं। अभी 2-3 बात और बचा हुआ है थ्योरी का, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक पॉइंट आता है, अक्सर सॉलिड स्टेट में जब आप बातें कीजिएगा तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, बार बार रहता है बेसिस। ये बेसिस आपको बार बार मिलेगा, बेसिस नाम का चीज़ अक्सर मिलते रहता है। तो बेसिस किसे कहते हैं? तो जैसे देखिए, आप एक सिंपल सा लाइन सोचिए, मकान बनाने के लिए मान लीजिए एक कमरा का निर्माण करना है, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? ईंट लिया जाता है, बालू लिया जाता है, सीमेंट लिया जाता है, गिट्टी लिया जाता है, लोहा लिया जाता है, पानी लिया जाता है, और इन सब को एक निश्चित ढंग से, एक निश्चित पैटर्न पे सजाया जाता है, जिससे कि हमारे से बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। तो बिल्डिंग का ये बन जाएगा कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो बनाने वाले अवयव होते हैं, उसी बनाने वाले अवयव को सॉलिड स्टेट की भाषा में कहा जाता है बेसिस। बेसिस कुछ नहीं होता। बेसिस क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ का जो निर्माता होता है, किसी भी पदार्थ का जो बनाने वाले अवयव होता है, उसी बनाने वाले अवयव को हम लोग कहते हैं बेसिस। हालांकि सॉलिड स्टेट में बनाने वाले अवयव को आप लोग कहते होंगे कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, इसका मतलब ही होता है बनाने वाले अवयव। लेकिन इस बनाने वाले अवयव को सॉलिड स्टेट की भाषा में अगर हम बातें करें तो इसको कहा जाएगा बेसिस। बेसिस का मतलब ही जो निर्माता है, जो किसी भी पदार्थ का निर्माण करता है, जो बनाता है, वही छोटा छोटा जो पॉइंट हमारा बनेगा वही बन जाएगा हमारा बेसिस। तो जैसे कि दुनिया में किसी भी पदार्थ का निर्माण करने के लिए आप जानते होंगे कि 3 ही प्रकार के पार्टिकल लिए जाते हैं, या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी पदार्थ का निर्माण करने के लिए 3 चीज़ लेते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में अब बार बार शब्द इस्तेमाल किया जाएगा बेसिस। तो बेसिस का मतलब समझिए कि बनाने वाले अवयव को ही सॉलिड स्टेट की स्टैंडर्ड भाषा में कहा जाता है बेसिस। ये बेसिस क्या होगा? तो एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिस। बेसिस बेसिस तो जो बनाने वाले अवयव होते हैं पदार्थ के, बनाने वाले अवयव में क्या क्या होते हैं? तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो इसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को कहा जाता है क्या चीज़? बेसिस। तो लिखिएगा द constituent component कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट का मतलब बनाने वाले अवयव। कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट का मतलब बनाने वाले अवयव। और आप जानते हैं कि बनाने वाले अवयव कौन कौन हो सकते हैं? तो या तो एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा। तो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ ए सब्सटेंस बोलिए यहाँ पे किसी भी पदार्थ का, हालांकि यहाँ पे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस के बनाने वाले अवयव या यूनिट सेल के बनाने वाले अवयव, लेकिन आप दुनिया में किसी भी पदार्थ को बनाते हैं तो किसी न किसी चीज़ों की सहायता से बनाते हैं, तो वही बनाने वाले अवयव बन जाते हैं उसके बेसिस। इज नॉन एज बेसिस। वही कहलाता है, वही जाना जाता है बेसिस के नाम से। बेसिस मतलब किसी भी पदार्थ का जो निर्माता होता है,
किसी पदार्थ का जो बनाने वाले अवयव होते हैं वही कहलाता है बेसिस। बेसिस क्या हो सकता है? तो बेसिस क्या हो सकता है? या तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है। ये लाइन लिखा हुआ है, लेकिन इसको फिर से मैं एक बार और नोटिस कर देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए ध्यान रहे कि बेसिस कैन बी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। बेसिस क्या हो सकता है? तो या तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है। इसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आप क्या बोलेंगे? बेसिस बोलेंगे। अब देखिए, बेसिक के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, लैटिस पॉइंट या लैटिसाइट्स। जैसे देखिए, किसी कमरे का निर्माण करते हैं तो कमरे के निर्माण करने के लिए, किसी बड़े से राजमहल के निर्माण करने के लिए आप बालू लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, गिट्टी लेते हैं, लोहा लेते हैं, ईंट लेते हैं, पानी डालते हैं। तो ये सब हमारे बन जाएंगे बेसिस, ये सब हमारे बन जाएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब मनमर्जी आपकी नहीं चलती है। ईंटा रखने का भी एक उचित स्थान होता है, बालू रखने का भी एक उचित स्थान होता है, सीमेंट रखने का भी उचित स्थान होता है, और लोहा रखने का भी उचित स्थान होता है। मनमर्जी जहाँ चाहेंगे वहाँ पे लोहा नहीं रख सकते हैं, तो कमरे का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो उचित स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर डिजाइनिंग बनाने के लिए हर पार्टिकल को रखने का अपना एक पोजीशन होता है। तो जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे आप बनाने वाले अवयव को रखते हैं, उसी पॉइंट का नाम, उसी पोजीशन का नाम रखा जाता है लैटिस पॉइंट, या उसी को कहा जाता है लैटिस साइट्स। बड़े से स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए, चाहे यूनिट सेल बोले या क्रिस्टल लैटिस बोले, सीधे समझिए कि बड़े से बिल्डिंग के निर्माण करने के लिए आप बनाने वाले अवयव में लोहा, बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईंट, पानी, ये सब बनाने वाले अवयव जो हैं, ये सब के सब कहलाते हैं बेसिस। और इन बेसिस को जिन पोजीशन पे रखा जाता है, जिस स्थान पे रखा जाता है, जिस पॉइंट पे रखा जाता है, उसी पॉइंट का नाम रखा जाता है लैटिस पॉइंट, या उसी को कहते हैं लैटिस साइट्स। तो अगला हमारा टॉपिक है, इसको अगला देखिए है हमारा लैटिस पॉइंट, या इसी को कहा जाता है लैटिस साइट्स। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स किसे कहते हैं? तो बनाने वाले अवयव का जो स्थान होता है, यानी कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, यानी बेसिस का जो पोजीशन होता है, वो जगह जहाँ पे बनाने वाले अवयव को रखा जाता है, वही कहलाता है लैटिस पॉइंट, या उसी को कहते हैं लैटिसाइट्स। तो सिंपल सी लाइन हम इसको बोल सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट का जो पोजीशन होता है, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट में क्या हो सकते हैं? बनाने वाले अवयव में क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। तो इसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो पोजीशन होता है, स्थान होता है, उसी का नाम रखा जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिसाइट्स। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, बनाने वाले अवयव का जो स्थान होता है, इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स। पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, बनाने वाले अवयव का जो स्थान होता है, इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स। बनाने वाले अवयव, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, पोजीशन यानी स्थान, तो बनाने वाले अवयव का स्थान इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स, वही कहलाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स। जैसे कमरे का निर्माण करते हैं, तो कमरे के निर्माण करने के दौरान आप ईंट कहीं रखते हैं, तो जहां ईंट रखें वो भी एक बन गया, उसका लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स। लोहा कहीं रखते हैं, तो लोहा भी अपना एक, जिस स्थान पे लोहा रखा है वो भी उस कमरे के लिए बन जाएगा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स। तो जिन स्थान पे आप बनाने वाले अवयव को रखते हैं, जिस पॉइंट पे आप बनाने वाले अवयव को रखते हैं, वही पॉइंट उसका कहलाता है लैटिस पॉइंट, या उसी को बोलते हैं लैटिस साइट्स। अब देखिए फिर से हमारा बनता है अगला क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। आखिर किसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस? देखिएगा थोड़ा, इसको मिटा दिया जाए, लिख लिए होंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। देखिए लैटिस का मतलब ही होता है जालक, जाल का जंजाल। तो इसे हम लोग कैसे समझते हैं? तो सीधे समझिए, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, इसका मतलब समझिए कि राजमहल की बातें मैं कर रहा हूं।
तो राजमहल का निर्माण कैसे होगा? जब ईंट पे ईंट खड़ा करेंगे, ईंट पे ईंट खड़ा करेंगे तो आपका दीवार बनेगा, और दीवार से दीवार जुड़ेगा, दीवार से ये दीवार जुड़ा, दीवार से ये दीवार जुड़ा, और इन चारों दीवार से जब छत जुड़ा तो एक हमारा छोटा सा कमरा का निर्माण हो गया। और इस कमरे के बगल में अगर कमरा हो जाए, उस कमरे के बगल में कमरा, तो ये हमारा एक कमरा बन चुका है। कमरा के ऊपर भी कमरा हो, कमरा के नीचे भी कमरा हो, कमरा के बाएं भी कमरा हो, कमरा के दाएं भी कमरा हो, कमरा के आगे भी कमरा हो, और कमरा के पीछे भी अगर कमरा हो, मतलब अगर कमरों का जो झुंड बन जाएगा, उसी कमरों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? राजमहल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मेरा अगला पॉइंट है, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। देखिए, अगला है हमारा क्रिस्टल लैटिस, या इसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। देखिए, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, अगर बड़े से राजमहल का निर्माण करना है तो राजमहल में खासियत क्या होता है? राजमहल में एक दो कमरा नहीं होता है, कमरों का झुंड होता है। तो सीधे समझिए ना, बनाने वाले अवयव को आप सजाएंगे, ईंट पे रखा ईंट, ईंट पे रखा ईंट, ईंट पे रखा ईंट, तो बन गया आपका एक दीवाल। दीवाल के बगल में ऐसा दीवाल, उसके बगल में ऐसा ही दीवाल, उसके बगल में ऐसा ही दीवाल, 4 दीवाल को मैंने जोड़ दिया। और उसके ऊपर एक में छत, एक छत जो डालें वो भी तो एक प्रकार का दीवाल ही है। और फिर से हमारा जो नीचे जमीन है वो भी तो अपने आप में एक प्रकार का दीवाल ही बनता है। तो सीधा सा मतलब है, इधर भी आप दीवाल दिए, इधर भी दीवाल दिए, आगे भी दीवाल है, पीछे भी दीवाल है, नीचे भी एक प्रकार का दीवाल है, और ऊपर भी छत भी एक प्रकार का दीवाल ही है। तो इस तरीके से आपका कमरा का निर्माण हो गया। अब अगर इस कमरा के बगल में ऐसा ही कमरा दिया जाए, उसके बगल में ऐसा ही कमरा दिया जाए, उसके बगल में ऐसा ही कमरा दिया जाए, मतलब समझिए हमारे कमरे, हम कमरे के बीच में हैं, और हमारे कमरे के आगे लगभग 1 लाख कमरा का झुंड है। हमारे कमरे के पीछे लगभग 1 लाख से ज़्यादा करोड़ों कमरों के झुंड है। हमारे कमरे के ऊपर समझिए अनंत कमरा का झुंड है। हमारे कमरे से बाएं समझिए अनंत कमरा का झुंड है। हमारे कमरे से दाएं समझिए अनंत कमरा का झुंड है। और हमारे कमरे से नीचे समझिए अनंत कमरा का झुंड है। मतलब हम ऐसे कमरे के झुंड में बैठे हैं जहां पे अरबों खरबों सिर्फ इसी डिजाइन का कमरा ही बना हुआ है, रूम ही बना हुआ है, और उस एक रूम में हम स्थित हैं। तो ये बड़े से झुंड कब बना? जब ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट आप रख करके छोटा सा कमरा बनाए थे, और उस कमरा को जब बार बार रिपीट किए थे, तो बार बार रिपीट करने से जो हमारा बड़ा सा जाल का जंजाल बन गया था, वही जाल का जंजाल जो हमारा बना था, उसी का हमने नाम रखा था क्रिस्टल लैटिस, या उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। इसका मतलब समझिए राजमहल। ये राजमहल का निर्माण कब होगा? तो जब बार बार 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे कि राजमहल बनता है तो राजमहल में लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। तो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। तो हमने क्या किया, इस बड़े से राजमहल में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हैं। तो इसका निर्माण करने के लिए हमने किसको लिया था? ईंटे को लिया था, बालू को लिया था, सीमेंट को लिया था। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को बनाने वाले अवयव में कौन कौन आते हैं? हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं। तो इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को अगर 3D में, 3D का मतलब हवा में, हवा करने का मतलब जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो सिंपल सी लाइन, बनाने वाले अवयव को यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को अगर 3D में मतलब थोड़ा लंबा भी कर देंगे, थोड़ा चौड़ा भी कर देंगे और थोड़ा ऊंचा भी कर देंगे, इस तरीके से अगर बड़े से जाल का जंजाल हमने बना दिया तो वही हमारा बन जाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो सीधे समझिए, बनाने वाले अवयव को अगर 3 डायमेंशन में सजाया जाए, 3 डायमेंशन कहने का मतलब लंबाई भी होना चाहिए उस आकृति में, चौड़ाई भी होना चाहिए उस आकृति में और ऊंचाई भी होना चाहिए उस आकृति में। तो सीधा सा मतलब है कि बनाने वाले अवयव को अगर 3 डायमेंशन में मतलब लंबा, चौड़ा, ऊंचा, इन तीनों दिशा में अगर बेहतर ढंग से सजाए जाए
तो बड़ा सा जो हमारा जाल का जंजाल बनेगा, बड़ा सा जो हमारा राजमहल डिजाइन का बनेगा, बड़ा सा जो आकृति बनेगा, वही आकृति का नाम रखा जाएगा क्रिस्टल लैटिस, या उसी को क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। इसको हम लोग लिखते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आपका कौन कौन आता है, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट लिखिए या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखिए, या इसी को हम बेसिस बोलते थे। बेसिस मतलब यही बनाने वाले अवयव, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट बनाने वाले अवयव। बनाने वाले अवयव में कौन कौन आते हैं, तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है। तो लाइन बोल रहा है कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, बनाने वाले अवयव का जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो थ्री डायमेंशन में सजावट होता है, इज नोन एज, वही जाना जाता है क्रिस्टल लैटिस, या इसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। इसी को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, बनाने वाले अवयव का जो थ्री डायमेंशन में सजावट होता है। बनाने वाले अवयव में क्या क्या हो सकते हैं, तो या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो सीधे समझिए, एटम, मॉलिक्यूल, आयन को सजा के कैसे सजाएंगे, तो सजाते सजाते एक आकृति बनाएंगे जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। इस तरीके से जो बड़ा सा जाल का जंजाल बन जाएगा, बड़ा सा जो ढांचा बन जाएगा, उसी बड़े से ढांचा का नाम रखा जाएगा हमारा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। इसका सीधा मतलब समझिए, मैं राजमहल की बातें कर रहा हूं। बड़ा सा राजमहल बन जाएगा, राजाओं का निवास स्थान राजमहल बनता है। अब उसी प्रकार से देखिए, एक हमारा और पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है, यूनिट सेल किसे कहते हैं। यूनिट सेल का मतलब समझिए, छोटा कमरा की बात कर रहा हूं, और क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का मतलब समझिए राजमहल की बात कर रहा हूं। यूनिट सेल का मतलब आप समझिए छोटा कमरा, छोटा कमरा। अब देखिए, दोनों में मतलब थोड़ा सा समझिएगा। मैंने क्या किया, ये मान लीजिए हमारा एक कमरा है, ये यूनिट सेल है। ये छोटा सा कमरा है, इसका मतलब ये हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल का मतलब छोटा कमरा। और इसी के जैसा एक और यूनिट सेल दे दिया, इसी के जैसा एक और यूनिट सेल दे दिया, इसी के जैसा एक और यूनिट सेल दे दिया। ये हमारा क्या था, यूनिट सेल था। ये छोटा सा कमरा था तो यूनिट सेल था। अब इसके नीचे भी कमरा दे दिया, कमरा का झुंड कर दिया, कमरा का झुंड, इस तरीके से कमरा का झुंड, ऊपर भी कमरा का झुंड, ऊपर भी कमरा का झुंड दे दिया, इस तरीके से कमरा का झुंड दे दिया, इधर कमरा का झुंड दे दिया, ऐसे ऐसे कमरा का झुंड दे दिया। अब आप देख सकते हैं एक चीज कि ये हमारा छोटा सा कमरा है, तो ये हमारा बन गया यूनिट सेल। और ये पूरा का पूरा आकृति अगर देखेंगे तो इसमें कमरों का झुंड है, अनंत कमरों का झुंड है। ये भी कमरा, 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 ढेर सारे कमरा का झुंड बन चुका है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बड़े से जो कमरे के झुंड बनते हैं, वो बड़ा सा कमरा का झुंड हमारा कहलाता है क्रिस्टल लैटिस, या इसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। तो ये बड़े से जो झुंड है, इस झुंड को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। लेकिन यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल वो हिस्सा है, गौर से जरा सोचिएगा बातों को, मैंने क्या बोला, यूनिट सेल हमारा वो हिस्सा होता है जिस हिस्से को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, जिस हिस्से को आप बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा बड़ा सा राजमहल बन जाता है, यानी हमारा बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये हमारा छोटा सा कमरा है। इस छोटे से कमरे के पीछे भी बहुत सारा कमरा, आगे भी बहुत सारा कमरा, ऊपर भी बहुत सारा कमरा, नीचे दिशा में बहुत सारा कमरा, यानी ये एक कमरा है, मतलब ये एक यूनिट सेल है। लेकिन इस यूनिट सेल के इर्द गिर्द में अनंत यूनिट सेल है, मतलब अनंत छोटा कमरा है। मतलब आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये यूनिट सेल है तो इसके इर्द गिर्द में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल है, और वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल मिला करके जो बड़ा सा ढांचा बना है, बड़ा सा जाल का जंजाल बना है, वही कहलाता है हमारा राजमहल, वही कहलाता है हमारा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो यूनिट सेल को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो यूनिट सेल समझिए वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है,
वो स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है जिसको आप बार बार रिपीट करने से बड़े से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर देते हैं, बड़े से राजमहल का निर्माण कर देते हैं। तो सीधा सा मतलब वो छोटा सा हिस्सा, वो छोटा सा नमूना जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो बड़े से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो जाएगा। तो उसी छोटे से टुकड़े को, उसी छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? यूनिट सेल बोलेंगे। सीधा सा मतलब फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला। ये कमरों का झुंड है, तो कमरों के झुंड को हम लोग कहेंगे क्रिस्टल लैटिस या इसी को कहेंगे स्पेस लैटिस। और ये कमरों का झुंड कब बना है? तो जब छोटे छोटे कमरे को बार बार रिपीट किया है तो इस कमरे के झुंड का निर्माण हुआ है। और यही जो कमरा का झुंड है इसका नाम है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। यही राजमहल बन चुका है। तो यूनिट सेल किसको कहेंगे? तो वो छोटा सा हिस्सा, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार आप रिपीट करते हैं तो बड़े से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है, बड़े से स्पेस लैटिस का निर्माण होता है, बड़े से राजमहल का निर्माण होता है। तो उसी छोटे से हिस्से का नाम पड़ता है छोटा कमरा यानी यूनिट सेल। उम्मीद है कि बातें आप समझ गए होंगे। इसको लिखते हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब राजमहल। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस यानी राजमहल का छोटा सा हिस्सा इज नॉन एज यूनिट सेल। वही कहलाता है यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बोलो या स्पेस लैटिस बोलो या राजमहल बोलो, तो राजमहल का सबसे छोटा हिस्सा वही था, तो छोटा कमरा, क्योंकि इसी छोटा कमरा को बार बार रिपीट किए हैं तो राजमहल बना है, क्रिस्टल लैटिस बना है। तो मैं फिर से बोलता हूं कि जिस छोटे से हिस्से को रिपीट करने से बड़े से ढांचा का निर्माण होता है, बड़े से आकृति का निर्माण होता है, उसी छोटे से हिस्से का नाम हम लोग क्या रखते हैं? यूनिट सेल, छोटा कमरा। क्योंकि छोटे कमरे को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो उसके रिपीट करने से हमारा बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो जाएगा, बड़ा सा राजमहल का निर्माण हो जाएगा। आइए, इतनी बातों के बाद हम आते हैं इस चैप्टर के बड़े कंसेप्ट वाली बातों पे, जहां से अक्सर ऑब्जेक्टिव मेन में भी पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि 12 बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। इसका साफ मतलब निकलता है कि अब जो हमारा टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर से देखिए, जैसे हम ऐसा एक आकृति बनाए, जरा गौर से सोचिएगा। ऐसे समझिए, इस साइड की लंबाई मान लीजिए a, तो ये भी लंबाई मान लीजिए a, और इस साइड की लंबाई मान लीजिए b, तो ये भी है b। अब देखिए, तो ये ऐसे लग रहा हो जैसे कि ये रेक्टेंगल है, जैसे ये लग रहा हो कि ये एक रेक्टेंगल है। और इसके बारे में अगर देखें, ये साइड मान लीजिए a, तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, सारे साइड आपस में बराबर है। और इसके बीच में एंगल तो आप समझ ही रहे होंगे, सारा का सारा एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ भी सारा एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री। तो इसका नाम है रेक्टेंगल यानी आयत। इसको आप क्या बोलते होंगे? आयत यानी रेक्टेंगल। और इसको बोलते होंगे वर्ग। इसका मतलब क्या? स्क्वायर। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वो 2D का अरेंजमेंट जिसमें सारे साइड आपस में बराबर होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो जब वर्ग की खासियत क्या होता है कि इसके सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं और सारा एंगल भी कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। लेकिन रेक्टेंगल का खासियत क्या होता है? तो रेक्टेंगल का कैरेक्टर होता है कि इसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, और जबकि इसके एंगल होते हैं 90 डिग्री। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है
हर वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल का कंडीशन है कि बस आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, तो आमने सामने के तो बराबर है ही। लेकिन रेक्टेंगल का खासियत क्या होता है कि आमने सामने के सिर्फ कंडीशन को बराबर करता है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए उसके सारे साइड आपस में बराबर होने चाहिए। तो अगर रेक्टेंगल में सारे साइड अगर आपस में बराबर कर दिया जाए, एक ऐसा स्पेशल रेक्टेंगल बनाया जाए जिसके सारे साइड ही बराबर हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब इस स्क्वायर को हमने क्या किया, ऐसा एक टुकड़ा लिया, ये आपका स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, और ऐसे ऐसे स्क्वायर का हमने 6 टुकड़ा लिया है। गौर से सोचिएगा, बातें समझने वाली है। इस टुकड़ा को लेकर के ऐसे रखा, एक टुकड़ा लिया यहां से, एक टुकड़ा लेके ऐसे खड़ा कर दिया, फिर दूसरा टुकड़ा लिया इसके बगल में खड़ा कर दिया, 2 हो गया। गौर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, फिर से गौर समझिए। एक इस स्क्वायर का टुकड़ा लिया और इस टुकड़ा को लेकर के ऐसे खड़ा किया, दूसरा स्क्वायर का टुकड़ा लिया, इसको ऐसे खड़ा किया, 2 हो चुका है। तीसरा टुकड़ा लिया, इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, और चौथा टुकड़ा लेकर के ऐसे खड़ा कर दिया। तो देखिए 4 टुकड़ा हो चुका है। कैसे, 1 2 3 4, यानी जैसे कमरे के चारों दीवार बन चुके हैं। ये हमारे सामने का दीवार एक टुकड़ा हो गया, फिर पीछे का दीवार एक टुकड़ा हो गया, फिर बाएं का दीवार एक टुकड़ा हो गया, फिर दाएं का दीवार एक टुकड़ा हो गया, और एक ऐसे ही शीशा का टुकड़ा लेकर के जमीन पे रख दिया, तो जमीन भी एक प्रकार का टुकड़ा का काम किया, और एक ऐसा ही टुकड़ा लेकर के छत बना दिया। तो बताइए एक हमारा कमरा बन जाएगा, और उस कमरा का नाम क्या पड़ेगा, क्यूब। कमरा का क्या नाम पड़ेगा, क्यूब। एग्जैक्टली वो क्यूब कैसा होगा, तो एग्जैक्टली वो क्यूब इसी डिजाइन का होगा, जैसे आप देख रहे हैं शीशे से बना हुआ क्यूब। इसमें देखिए शीशे के कितने टुकड़े लिए गए हैं, तो एक टुकड़ा लिया आगे खड़ा किया, एक टुकड़ा लेकर के पीछे दिया, एक टुकड़ा लेकर के ऊपर दिया, एक टुकड़ा लेकर के नीचे दिया, एक टुकड़ा लेकर के दाएं दिया, और एक टुकड़ा लेकर के बाएं दिया। और ये जितना सारा टुकड़ा है, ये सब टुकड़ा की सहायता से इस क्यूब का फेस का निर्माण हो गया, इस क्यूब का फेस का निर्माण हो गया। तो बताइए इस तरीके से क्यूब बनाने के लिए हमें ऐसे ऐसे शीशे के कितने टुकड़े चाहिए, कितने टुकड़े, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं। इसका मतलब टोटल कितना टुकड़ा चाहिए, 6 टुकड़ा चाहिए। इसका मतलब ये जो आकृति है, इस आकृति की खासियत क्या होगा, तो बताइए जितना इसका लंबाई होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो आकृति बना है, पूरा का पूरा जो ढांचा बना है, शीशे के इसी टुकड़े से मिलकर बना है, और इस टुकड़ा के सारे भुजा आपस में बराबर हैं, सारे साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये निकला कि ये टुकड़ा का जितना लंबाई होगा उतना ही उसका चौड़ाई होगा, और उतना ही उसका ऊंचाई होगा। तो सिंपल सी लाइन, क्यूब बताइए, क्यूब में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसका मतलब क्यूब क्या बोलेंगे आप, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर, 3D अरेंजमेंट। तो देखिए क्यूब ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, और ये तीनों ही आपस में बराबर भी होते हैं, क्योंकि सब के सब क्यूब स्क्वायर से मिलकर बने हैं। ये क्यूब जो बने हैं वो 6 स्क्वायर को मिलाने से बने हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो ध्यान देना क्यूब किसे कहते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल फिगर जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर हो, और सारे एंगल तो 90 डिग्री रहेंगे ही, सारे एंगल तो 90 डिग्री रहेंगे ही, ये बात तो श्योर ही है। तो वो 3 डायमेंशनल फिगर, वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब। तो बताइए क्यूब में अगर बोल दिया जाए कि क्यूब के टोटल कितने फेस, 6 फेस, फेस मतलब सतह, तो एक फेस ऊपर से, एक फेस नीचे से, एक फेस आगे से, एक फेस पीछे से, एक फेस दाएं से, एक फेस बाएं से। इसका मतलब क्यूब में टोटल कितने फेसेस, 6 फेस। कितने फेस होते हैं, 6। तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं यहां पे, सारे न्यूमेरिकल पॉइंट यहीं से स्टार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा गौर से देखिएगा, क्यूब
ऐसा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्यूब में क्या होता है, क्यूब में आप देख सकते हैं लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तीनों चीज़ आप देख रहे हैं क्यूब में, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। और ये तीनों आपस में देखिए ना, जितना लंबाई है, यहाँ देखिए जितना लंबाई है इतना, उतना ही देखिए एग्जैक्टली चौड़ाई है और उतना ही देखिए एग्जैक्टली ऊंचाई है। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि क्यूब वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं जिसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं और सारे एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री के होते हैं। लिखिएगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट having equal length breadth and height is known as क्यूब, वही कहलाता है क्यूब। वो 3 डायमेंशनल का अरेंजमेंट जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही आपस में बराबर होता है, इसी का नाम रखा जाता है क्यूब। जैसे देखिए क्यूब अगर बनाने की कोशिश किया जाए तो इस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये आपका क्यूब का डिजाइन बन चुका है। थोड़ा आकृति बेहतर लगने के लिए, ताकि ये पता होगा कि ये जो भुजा है वो अंदर का भुजा है, ये जो भुजा है वो अंदर का भुजा है। इसी डिज़ाइन का एग्जैक्टली मैंने क्यूब बनाया है। तो ये जो डॉट वाला लाइन है, एक डॉट वाला लाइन ये पीछे वाला है, एक इधर वाला है, एक इधर वाला है। जो लाइन आपको देखने में असुविधा होती है, जैसे ये लाइन, ये भुजा आपको दिख नहीं रहा है, ये भुजा आपको दिख नहीं रहा है, ये भुजा आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको मैंने डॉटेड कर दिया है, क्योंकि दूर है, डॉट मतलब दूर है तो साफ साफ दिखता नहीं है, मतलब धुंधला है तो धुंधला तरीके से दिख रहा है। क्यूब आप समझ रहे होंगे। तो बताइए अगर बोल दिया जाए क्यूब में टोटल कितने फेस, तो देखिए फेस आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, इस तरीके से क्यूब में टोटल कितना फेस, 6 फेस होता है। तो इस क्यूब के पास अगर फेस पूछा जाए तो फेस इसके पास हो जाएगा 6। अब इसमें अगर कॉर्नर की बात किया जाए तो देखिए क्यूब के बारे में जब भी आपको बातें किया जाएगा तो आप जहां बैठे हो उसी कमरे को आप समझ लीजिए कि यह क्यूब है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी कमरे को आप समझ लीजिए उस समय कि यही क्यूब है। तो क्यूब है तो देखिए फेस कैसे, पीछे वाला दीवार एक फेस, आगे वाला दीवार एक फेस, बाएं वाला दीवार एक फेस, दाएं वाला दीवार एक फेस, और ऊपर का दीवार अपने आप में एक फेस। ऊपर का जो छत है वो भी तो एक प्रकार का दीवार है, तो ऊपर का छत भी एक फेस और नीचे का जमीन हो गया एक फेस। तो टोटल क्यूब में कितने फेस, 6 फेस। कैसे, आगे, पीछे, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, इस तरीके से क्यूब के टोटल कितने फेस, 6 फेस। अब बात आती है कि क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर, क्यूब के टोटल कितने कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर की बातें देखिएगा। कॉर्नर देखिए, एक कोना यहां पे है, एक यहां पे कोना बना है, एक कोना यहां पे बना है, एक कोना यहां बना, एक कोना यहां बना। तो बताइए ऊपर में कितना कोना, 4, 1, 2, 3, 4, 4 कोना है। नीचे में बताइए कितना कोना है, देखिए एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। तो ऊपर में 4 कोना, नीचे में 4 कोना, तो कितना हो गया, 8। जैसे आप यहां भी देख सकते हैं कि एक कोना यहां बनेगा, एक कोना यहां बनेगा 2, एक कोना यहां बनेगा 3, एक कोना यहां बनेगा 4। तो ऊपर में 4 कोना, फिर नीचे में 5वां कोना, 6ठा कोना, 7वां कोना, 8वां कोना। इस तरीके से क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर, 8।
कितने कॉर्नर? 8। ऐसे आप भी सोच सकते हैं, जिस कमरे में आप उपस्थित हैं उस कमरे में आप फेस तो गिन चुके हैं, अब कॉर्नर गिनिए। कैसे? तो बताइए, ये एक कोना, एक, फिर से यहां 2 कोना, फिर से वो तीसरा कोना, फिर से वहां चौथा कोना, तो 4 कोना ऊपर में हो गया। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, इस तरीके से 4 कोना हो गया। अब नीचे में 4 कोना गिन लीजिए। 1 कोना यहां पे है, एक हमारे नीचे इधर, एक फिर यहाँ पे 2 कोना, फिर एक उधर है 3 कोना, और फिर एक उधर है 4 कोना। तो 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे। तो इस तरीके से क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। फिर से गिनिएगा, क्यूब में 8 कॉर्नर। कैसे? 1 2 3 4, ये 4 कोना ऊपर में है, और 5 6 7 8, 8 कोना। तो देखिए क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। कैसे? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना ऊपर, और फिर से 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना नीचे। इस तरीके से क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। तो आ जाएंगे, कॉर्नर हो जाएगा 8। अब बोला जाए क्यूब में टोटल कितने साइड होते हैं, क्यूब में टोटल कितने भुजा होते हैं। तो क्यूब में टोटल कितने भुजा होंगे, ये बात अगर आपको देखना है तो देखिए, क्यूब के भुजा तो आप आसानी से यहां गिन सकते हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, फिर 5 6 7 8, फिर से 9 10 11 12, ऐसे भुजा कैसे गिनेंगे? देखिएगा, यहां आकृति में गिनेगा कैसे भुजा है। देखिए, एक साइड, एक भुजा यहां है, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा। तो ऊपर में कितना है? 4 ऊपर है। 1 2 3 4, 4 भुजा कहाँ है? ऊपर। फिर से नीचे गिनिए तो 1 2 3 4, नीचे में कितना है? 4, और देखिए 4 बीच में है। कैसे? तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से 4 ऊपर परा, 4 नीचे परा, और 4 बीच में खड़ा। कैसे? देखिएगा, फिर से ऊपर वाला भुजा परा है, इसको जैसे, ये जैसे मान लीजिए कोई साइड है, तो ये ऐसे रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप? परा है। और इसी को अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये चारों क्या है? परा। ऊपर में चारों क्या है? परा। अब नीचे में चारों देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 साइड, और ये चौथा साइड। इस तरीके से 4 ऊपर परा, 4 नीचे परा, और 4 बीच में देखिए खड़ा है। कैसे? एक साइड, दूसरा साइड, यहां तीसरा साइड, और यहां चौथा साइड। तो इस तरीके से 4 ऊपर परा, 4 नीचे परा, और 4 बीच में खड़ा। तो टोटल बताइए कितना साइड? 12 हो जाएगा। तो साइड कितना हो गया? 12। गौर से देखना, 4 भुजा कैसे मैं गिन के दिखाता हूं। देखिए, इस कोना से इस कोना हो गया 1 भुजा, ये वाला। इस कोना से इस कोना हो गया 1 भुजा, ऐसे। फिर से इस कोना से वो वाला कोना हो गया दूसरा भुजा, फिर से इस कोना से ये कोना हो गया तीसरा भुजा, फिर से इस कोना से ये कोना हो गया चौथा भुजा। तो 4 ऊपर में भुजा हो गया। फिर 4 नीचे में देखिए, इस कोना से वो कोना 1 भुजा, फिर उस कोना से वो कोना 2 भुजा, फिर उस कोना से वो कोना 3 भुजा, और फिर उस कोना से इस कोना 4 भुजा। तो 4 ऊपर परा, 4 नीचे परा, और 4 बीच में खड़ा। आप देख रहे होंगे, ये 1 भुजा है, फिर वहां दूसरा भुजा है, फिर यहाँ तीसरा साइड है, और फिर यहाँ चौथा साइड है। इस तरीके से टोटल साइड कितने हो जाएंगे? टोटल एज कितना हो जाएगा? तो 12। तो जिसको आप साइड बोलते हैं, उसी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एज भी बोलते हैं। एज मतलब किनारा, यानी साइड, मतलब 12 हो जाएगा। अब देखिए लाइन फिर से, थोड़ा गौर से समझिएगा। क्यूब में टोटल कितना? फेस 6। कैसे? याद रखिएगा, आगे पीछे। फेस मतलब समझिए ना, कमरे का दीवार। तो आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कितना? फेस 6। क्यूब में टोटल कितना कॉर्नर? 8 कॉर्नर। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। जिस कमरे में है बताएं, उस कमरे में कितने कोना है? 8 कोने। 4 कोना ऊपर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोना। 4 कोना नीचे, 4 कोना ऊपर। फेस कितना था? 6 था। आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, इस तरह के टोटल फेस कितना? 6। भुजा कितना है? 12। कैसे? तो आप गिन सकते हैं। एक भुजा, ऐसे भी देख सकते हैं क्यूब में कितने भुजा हैं? 12। यहां से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए 9 10 11 और 12। इस तरीके से 12 है। इसमें भी गिन सकते हैं, 1 2
3 4, फिर से नीचे में आए 4, 1 2 3 4, फिर से बीच में देखिए 1 2 3 4, तो 4 ऊपर पड़ा, 4 नीचे पड़ा और 4 बीच में खड़ा। इस तरीके से टोटल साइड कितना हो जाएगा, साइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एज, तो कितना हो जाएगा 12। और देखिए अब डायगोनल तो आप समझते होंगे, जैसे ये मान लीजिए कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये क्या बन जाएगा, डायगोनल, ये क्या बन जाएगा, डायगोनल। और इसी स्क्वायर से तो हम एक फेस बना है, जैसे देखिए ये जो है पूरा का पूरा अपने आप में एक फेस है, और इस फेस पे कितना डायगोनल आएगा, देखिए यहाँ से जाएगा ऐसे और फिर यहाँ से जाएगा ऐसे। तो बताइए ये एक फेस है और एक फेस पे कितने डायगोनल है, 2 का डायगोनल। एक डायगोनल ऐसे जाएगा और अगला डायगोनल ऐसे जाएगा। तो बताइए एक फेस पे 2 डायगोनल, इस तरीके से हमारे पास फेस कितना है, 6 है। फिर जैसे आगे में 2 डायगोनल दिए तो पीछे भी तो 2 डायगोनल होगा, ऐसा और ऐसा, पीछे भी तो 2 डायगोनल जाएगा। फिर मान लीजिए इस दाएं में 2 डायगोनल, कैसे, एक ऐसा वाला डायगोनल, एक ऐसा वाला डायगोनल। तो एक फेस पे आप देख सकते हैं कि एक फेस पे सर आप 2 डायगोनल दे रहे हैं, इसका मतलब 6 फेस पे कितना होगा, 12 होगा। कैसे, तो जरा सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कमरे हैं, तो इस कमरे में 6 फेस हैं, तो मान लीजिए हम इस फेस पे दिखा देते हैं 2 डायगोनल। तो कैसे आएगा 2 डायगोनल, तो एक बांस लीजिए और बांस लेकर के इस कोना से लेकर के उस कोना में दीजिए, ऐसे एग्जैक्टली इस कोना से लेकर के इस कोना से लेकर के एग्जैक्टली इस कोना में दीजिए। तो ये डायगोनल जा रहा है कहाँ से, फेस से। ये हमारा पूरा का पूरा कमरा का एक फेस बनता है, दीवार जो है, अगला दीवार जो है वो एक फेस बनता है। तो एक बांस लेकर के आप इस कोना से अगर इस कोना में डालेंगे, इसका मतलब ये फेस से जा रहा है डायगोनल, तो इसका नाम हो जाएगा फेस डायगोनल। तो फिर से ये अपने आप में एक फेस डायगोनल है, तो एक डायगोनल तो ऐसे जाएगा और दूसरा डायगोनल आप उस कोना से बांस लेकर के इस कोना में अगर आप डालते हैं तो ये भी बन जाएगा दूसरा डायगोनल। जैसे इस कमरे का जो फेस है, इस फेस को आप यहाँ पे सोचिए, मान लीजिए ये कमरे का ये फेस है, ये वाला फेस, ये जो पूरा दीवार है, ये पूरा दीवार यहाँ पे, तो इसमें 2 डायगोनल कैसे डालेंगे, इस कोना से बांस डालिए इस कोना, मतलब यहाँ से बांस डालिए यहाँ, एक डायगोनल हो गया। फिर इस कोना से बांस डालिए इस कोना, इसका मतलब यहां से डायगोनल डालिए यहां पे। तो देखिए एक फेस पे 2 डायगोनल, तो इस तरीके से कमरे में कितने फेस थे, 6, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे 6, तो हर फेस पे 2 डायगोनल बनेगा। जैसे छत में मान लीजिए डायगोनल बनाना है, तो क्या करेंगे, इस कोना से लेकर के उस कोना डालेंगे तो एक डायगोनल हो जाएगा, और इस कोना से लेकर के उस कोना डालेंगे तो फिर दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो हर फेस पे आप 2 डायगोनल दे सकते हैं। तो आपके कमरे में कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो इस तरीके से फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका एक पॉइंट बन गया। फेस डायगोनल हो जाएगा 12। और आप फिर से देखिए डायगोनल जहां कटता है, ये फेस डायगोनल जैसे यहां और यहां कटा था, तो डायगोनल जहां कटेगा वहां बनेगा सेंटर। चूंकि फेस डायगोनल के द्वारा कटा तो बना सेंटर, इस सेंटर का नाम हो जाएगा फेस सेंटर। जैसे देखिए यहां से बांस गया था ऐसे और यहां से बांस गया था ऐसे, तो बताइए यहां फेस डायगोनल के द्वारा इस फेस पे बना सेंटर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेस सेंटर। तो बताइए एक फेस पे एक सेंटर, तो 6 फेस पे 6 सेंटर। यानी कोई पूछेगा फेस सेंटर कितना होता है क्यूब में, तो आप क्या बोलेंगे, फेस सेंटर हो जाएगा आपको 6। एक फेस पे एक सेंटर, एक फेस पे देखिए ना ऐसे बांस जाएगा ऐसे बांस जाएगा, तो एक ही जगह सेंटर बनेगा। तो इस वाले दीवार पे एक सेंटर, फिर इस वाले दीवार पे एक सेंटर, फिर यहाँ वाले दीवार पे एक सेंटर, फिर पीछे वाले दीवार पे एक सेंटर, फिर ऊपर वाले दीवार पे एक सेंटर, फिर नीचे वाले दीवार पे एक सेंटर। तो इस तरीके से फेस सेंटर कितना हो जाएगा, 6। अब एक बात और देखिएगा, एक बात मैं दे रहा हूं यहां पे, आप इसकी अगर बातें करेंगे, ये क्यूब के अंदर में जो जगह है, मान लीजिए जैसे ये कमरा है, तो इस कमरा के अंदर में जो भी जगह है, अंदर के जो भी जगह बनते हैं हमारे कमरे के, उस कमरा का कहलाता है बॉडी। इस कमरे के अंदर में जो भी जगह है, ये कमरा का जो बीच वाला हिस्सा है, ये अंदर का जो जगह बनता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, बॉडी। और कोई अगर बॉडी से जाएगा डायगोनल तो नाम हो जाएगा बॉडी डायगोनल। जैसे फेस से गया डायगोनल, ये हमारा फेस था, ये हमारा फेस है, और इस फेस से जाएगा डायगोनल, ये हमारा फेस है कमरे का, और ये फेस से जाएगा डायगोनल तो नाम हो जाएगा फेस डायगोनल। तो इस कमरे के अंदर में जो जगह है, उस जगह को बोलते हैं हम लोग इस कमरे का बॉडी, इस क्यूब का बॉडी।
तो फेस से जाएगा डायगोनल तो नाम हो जाएगा फेस डायगोनल। तो ये अंदर का जगह बनता है बॉडी, तो बॉडी से जो जाएगा डायगोनल उसका नाम हो जाएगा बॉडी डायगोनल। क्या नाम हो जाएगा उसका? बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कैसे पास करेंगे देखिएगा, इस कोना से एक बांस लेके इस कोना में निकालिए, यानी बांस डालिए ऐसे टेढ़ा करके और बांस निकालिए यहाँ पे, मतलब एक बांस ऐसे करके आप डाल सकते हैं, तो एक बॉडी डायगोनल जाएगा। फिर अगला इस कोना से बांस डालिए ऐसे, तो ऐसे करके जाएगा और इस कोना में निकलेगा, दो हो गया। फिर इस कोना से डालिए ऐसे ऐसे, एक बॉडी डायगोनल ऐसे हो गया, दूसरा बॉडी डायगोनल ऐसे हो गया, तीसरा बॉडी डायगोनल ऐसे हो जाएगा, चौथे बॉडी डायगोनल ऐसे हो जाएगा। जैसे कॉमन सेंस मैं इसको कमरे में समझाता हूं तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इस कमरे के बीच से बांस जाने चाहिए, इस कमरे के बीच से। तो इसका मतलब ये निकला कि इस कोना से एक बांस लीजिए और इस कोना का बांस सीधे ऐसे ऐसे जाते जाते बीच कमरे से उस नीचे वाले कोना में चले जाइए, यानी ऊपर के कोना का कनेक्शन ठीक डायगोनली में जो कोना है नीचे उसको इससे मिला दीजिए, तो एक डायगोनल हो गया। तो बॉडी से गया डायगोनल तो नाम क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल। तो इस कोना से ऊपर के कोना से नीचे के कोने का कनेक्शन कीजिए तो एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इस ऊपर के कोने का बॉडी डायगोनल किधर जाएगा? आप ही सोचिए, इसका बॉडी डायगोनल एग्जैक्टली ऐसे 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 वहां नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये दूसरा बॉडी डायगोनल हो गया। तो इस कोना का ऐसे जाएगा तो एक बॉडी डायगोनल, इस कोना से ऐसे जाएगा तो एक बॉडी डायगोनल, और ऊपर वाले कोना, वो जो पीछे में जो दो कोने बने हैं ऊपर में, उसको उस कोना से बांस लेके आइए आप डायरेक्टली ऐसे ऐसे आते 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 इस कोना आइए। इसका मतलब ये तीसरा बॉडी डायगोनल, और वो हमारा अंतिम है चौथा कोना। तो चौथा कोना से उस नीचे वाले कोना को मिला देंगे इस वाले कोना को, तो आ जाएगा हमारा चौथा बॉडी डायगोनल। जरा सोचिएगा मैंने फिर से क्या बोला। इस कोना से आप बांस डालिए, इस कोना से आप बांस डालिए और डायरेक्ट इस कोना में निकालिए। इस कमरा के बीचों बीच, इस क्यूब के बीचों बीच एक बांस जाएगा, तो ये हो जाएगा जो बांस जाएगा वो हो जाएगा बीच से बॉडी डायगोनल। फिर उसी प्रकार से जैसे इस कोना को, इस ऊपर को इस नीचे से मिलाएं तो एक बॉडी डायगोनल, उसी प्रकार से इस ऊपर को अगर आप इस नीचे से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक बॉडी डायगोनल, बन जाएगा दो बॉडी डायगोनल हो गया। इसी प्रकार से इस ऊपर को इस नीचे से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा तीसरा बॉडी डायगोनल, और इस ऊपर को इस नीचे से मिलाएंगे तो हो जाएगा चौथा बॉडी डायगोनल। तो इस ऊपर को नीचे से, तो दो कोना, एक बॉडी डायगोनल में कितना कोना खर्च होता है? दो कोना, क्योंकि एक ऊपर का खर्च होता है तो एक नीचे का खर्च होता है, एक ऊपर का खर्च होता है तो एक नीचे का खर्च होता है। ये बन जाएगा दो बॉडी, मतलब एक डायगोनल ऐसे बन जाएगा। तो सिंपल सा लाइन, यहां से बांस डालिए और यहां निकालिए तो एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा, एक हो गया। फिर एक इससे डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे तो दूसरा, फिर एक इससे डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे तो तीसरा, और एक इससे डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे तो चौथा। तो इस तरीके से कमरे में चार बांस आप दे सकते हैं। कैसे? इस ऊपर को नीचे से मिलाइए तो एक डायगोनल, इस ऊपर को इस नीचे से मिलाइए तो दो डायगोनल, इस ऊपर को इस नीचे से मिलाइए तो तीन डायगोनल, और इस ऊपर को एक नीचे से मिला देंगे तो चौथा डायगोनल हो जाएगा। और ये चारों बांस देखिए ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो बताइए चारों बांस कहां कटेगा? तो एग्जैक्टली इस कमरे के बीच में, बिल्कुल कमरा के ऊपर से थोड़ा नीचे और नीचे से थोड़ा ऊपर, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, कमरा का जो एग्जैक्टली हवा में जो बीच का स्थान है वही बीच के स्थान पे ये चारों बांस एक दूसरे से सटेगा। बिल्कुल, एक बांस जाएगा ऐसे, दूसरा बांस जाएगा ऐसे, तीसरा बांस आएगा ऐसे, चौथा बांस जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से इस कमरा के बीच में वो चारों बांस सटेगा। तो चूंकि बॉडी डायगोनल जहां सटता है वहां बनता है सेंटर, तो उसका नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर। क्या नाम पड़ेगा उसका? बॉडी सेंटर। तो एक ही जगह पे चारों बांस सटेगा कमरा के बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच में, तो इसलिए बॉडी सेंटर की संख्या कितना? एक। तो यहां पे बॉडी डायगोनल की अगर बात किया जाए तो बॉडी डायगोनल कितना होता है? 4, और बॉडी सेंटर कितना होता है? तो एग्जैक्टली 1 होता है। फिर से समझिएगा, क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर? 8। गुना कैसे 8? देखिएगा, लास्टली मैं बोल रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर कितना हो गया? 8। क्यूब में टोटल कितने फेस? 6। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, 6 फेस हो गया।
क्यूब में टोटल कितने भुजा, 12 भुजा, 12 साइड, या साइड को ही एज बोलते हैं। तो देखिए एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, फिर 5 6 7 8, फिर से 9 10, फिर 11 12, 4 ऊपर पड़ा, 4 नीचे पड़ा और 4 बीच में खड़ा। इसका मतलब 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 भुजा। और देखिए फेस डायगोनल, फेस से जाएगा डायगोनल, तो मैंने बताया था ये अगर एक फेस है तो इस फेस से देखिए एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तो एक फेस पे 2 डायगोनल, तो इस तरीके से 6 फेस पे, क्योंकि 2 डायगोनल आगे तो 2 डायगोनल पीछे, 2 डायगोनल ऊपर तो 2 डायगोनल नीचे, 2 डायगोनल दाएं तो 2 डायगोनल मतलब बाएं। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, फेस डायगोनल आपको टोटल हो जाएगा 12, क्योंकि एक फेस पे 2 डायगोनल तो 6 फेस पे 12 डायगोनल, तो 12 फेस डायगोनल हो जाएगा। और देखिए फेस सेंटर की बात किया जाए तो देखिए फेस डायगोनल जहां कटता है वहां बनता है सेंटर। जैसे देखिए ना, यहां से बांस गया ऐसे, यहां से बांस गया ऐसे, तो फेस डायगोनल जहां कटेगा वहां बनेगा सेंटर, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, फेस सेंटर। यानी 2 फेस डायगोनल से एक सेंटर बनता है, यानी एक फेस पे एक सेंटर, तो आगे वाले फेस पे एक सेंटर, पीछे वाले फेस पे एक सेंटर, ऊपर वाले फेस पे एक सेंटर, नीचे वाले फेस पे एक सेंटर, दाएं वाले फेस पे एक सेंटर, बाएं वाले फेस पे एक सेंटर। तो इस तरीके से एक फेस पे एक सेंटर, तो 6 फेस पे 6 सेंटर, यानी फेस सेंटर की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अब आता है बॉडी डायगोनल और बॉडी सेंटर। इसको जरा गौर से सोचिएगा, समझिएगा। बॉडी डायगोनल कितना होता है, 4। कैसे निकाले हैं, तो देखिए बॉडी को निकालने के लिए डायगोनल मतलब एकदम एग्जैक्टली कोना कोनी जाइए, तो इस एक ऊपर के कोना को नीचे के कोना से मिलाइए। ऊपर के कोना को, इस ऊपर के कोना को गौर से थोड़ा समझिएगा, इस ऊपर के कोना को इस नीचे के कोना से मिलाइए और एक बांस एकदम एग्जैक्टली क्यूब के बीचों बीच डालिए। तो एक बांस ऐसे डालेंगे जो एग्जैक्टली उस कोना से इस नीचे वाला कोना में आएगा, मतलब एग्जैक्टली बांस बिल्कुल ऐसे बीच से होते हुए जाएगा ऐसे। फिर से उस ऊपर वाला कोना से इस नीचे वाला कोना में डालिए, तो यहां से बांस डालेंगे और यहां पे निकालेंगे, तो ये दूसरा बॉडी डायगोनल हो गया। फिर यहां से उस ऊपर से बांस डालिए और उस नीचे में निकालिए, इसका मतलब यहां से बांस डालिए और यहां पे निकालिए, यहां से डालिए और यहां पे निकालिए, तो तीसरा बॉडी डायगोनल हो गया। इस तरीके से यहां से बांस डाल के आप चौथा यहां पे निकालेंगे, तो इस ऊपर को इस नीचे से मिलाइए, यानी यहां से जाएगा। सीधे समझिए ना, आप कैसे समझेंगे, तो एक कमरे में चले जाइए और उस कमरे के बीच में खड़े हो जाइए, और बीच में खड़े होने के बाद आप सोचिए कि एक ऊपर का कोना लेंगे और उसी के ठीक डायगोनली एक नीचे का कोना लेंगे और एग्जैक्टली बांस ऐसे जाएगा, तो एक बांस गया ऐसे, तो ये एक बॉडी डायगोनल हुआ। फिर और अभी बचे हैं कोने, तो फिर एक और ऊपर का कोना लीजिए, क्योंकि ऊपर में 4 कोने हैं, नीचे में 4 कोने हैं, तो ऊपर के चारों कोना को नीचे के चारों कोना से मिलाना है, लेकिन डायगोनली मिलाना है। तो इस ऊपर का कोना को बीच में, कमरे के बीच में जाने के बाद ये सोचिएगा, ऊपर के कोना से बांस निकाला और नीचे वाले कोना में मैं गया, एग्जैक्टली कमरा के बीच से जाएगा ऐसे। फिर अगला ऊपर का एक कोना लीजिए और उसी के डायगोनल में ठीक नीचे का कोना लीजिए और बांस डाल दीजिए, तो एक बांस जाएगा ऐसे, तो दूसरा बांस जाएगा ऐसे, हो गया। और फिर से अब ये दोनों 2 कोने बचे हैं, यहाँ पे दोनों कोने ऊपर के बचे हैं, तो इस ऊपर के कोना को इस नीचे के कोना से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे जाएगा, बांस तीसरा हो गया, तो तीसरा बॉडी डायगोनल। इस तरीके से इस ऊपर के कोना को उस नीचे के कोना से मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो देखिए ऊपर के 4 कोना नीचे के चारों कोना से कमरे के बीच से जाते हुए बांस चले गए, तो इस तरीके से एक बांस जाएगा, दूसरा बांस जाएगा, फिर यहाँ से तीसरा बांस जाएगा, फिर यहाँ से चौथा बांस जाएगा, यानी ये चारों बांस कमरे के एग्जैक्टली बीच में हवा में सटेगा, जहां सटेगा वहां बनेगा सेंटर। तो चूंकि बॉडी डायगोनल के द्वारा सटा है, इसलिए उस सेंटर का नाम बनता है बॉडी सेंटर। तो एक कमरा में तो एक ही जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली कमरे के बीचों बीच स्थान पे सेंटर बनेगा, तो वही हमारा बन जाएगा बॉडी सेंटर। यानी एग्जैक्टली इस कमरे का बॉडी सेंटर कहाँ होगा, तो एग्जैक्टली इसके बीच में जो बीचों बीच स्थान है वहां पे होगा इसका बॉडी सेंटर। अब ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। एक मैं आपको देता हूं कि कमरे में एज कितना है, एज यानी साइड कितना है, 12। तो आप ये बात सोचिएगा कमरे में जाने के बाद, और हमें अवश्य आप कमेंट करेंगे इसका आंसर कितना होता है, कि एज था 12, क्योंकि 4 भुजा ऊपर पड़ा, 4 भुजा नीचे पड़ा और 4 भुजा बीच में खड़ा। तो इस तरीके से टोटल साइड की संख्या 12 था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई एज डायगोनल कितना होता है, तो आप हमें ये अवश्य बताएंगे कमेंट करके कि एज डायगोनल की संख्या क्यूब में कितना होता है। और अगर ये बातें आपको समझ में आ गई होगी तो हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। 11वीं और 12वीं दोनों का वीडियो दिया जा रहा है,
वीडियो के ज़रिए आप पढ़ाई करेंगे और किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमारे आंसर को भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा और फिर से हमारे अगला पॉइंट जो बनता है वो इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो फिर से हम मिलते हैं अगले क्लास में। ये बातें को आप बेहतर ढंग से एक कमरे में जाने के बाद आप सारी बातों को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर के सारी बातें क्लियर होंगे। और इस पे बेस्ड सॉलिड स्टेट का पहला ऑब्जेक्टिव बनता है, पहला कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5-6 बार तो मेन में पूछे गए हैं, एडवांस में भी पूछे गए हैं, नीट में पूछे जाते हैं, 12 बोर्ड में पूछे जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।